बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और इस समाअत का तल्लुक़ जो है वो न सिर्फ नवाज शरीफ से है, न सिर्फ जहांगीर तरीन से है, बल्कि उन तमाम सियासतदानों से है जिन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया और ये डिसक्वालीफिकेशन जो है ताहयात नाअहली की सूरत में सामने आई। अब मामला ये है कि इलेक्शन करीब हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और सियासी धड़ेबंदियाँ जो हैं वो जारी हैं। पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, तहरीक-ए-इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है कि अगर यहाँ से कोई फैसला ऐसा आता है जिससे इन सियासतदानों को रिलीफ मिले तो फिर इस इलेक्शन में एक नई चीज़ जो है वो सामने आएगी, एक नया फैसला, एक नया केस जो है वो सामने आएगा। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का माइंड क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है कि इन सियासतदानों को रिलीफ मिल सके। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। इनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर हसन रज़ा पाशा साहब जो हैं माहिर कानून, वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे और फिर मियाँ दाऊद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप पे माहिर कानून हैं। हमें इन माहिरीन से बात करेंगे कि आज जो वर्डिक्ट सामने आया, आज जो रिमार्क्स सामने आए चीफ साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन की जो तशरीह है, जो क्राइटेरिया है, उस पर तो कोई पूरा नहीं उतरता। इस पर बात करेंगे और फिर हम आने वाले जो इलेक्शन हैं उस पर भी बात करने जा रहे हैं कि जो सियासी धड़ेबंदियाँ हो रही हैं, जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, आखिर ये हालात जा किस तरफ रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, आज बड़ी अहम समाअत थी और आपने रिमार्क्स भी सुने चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो क्राइटेरिया रखा गया है आपके उसमें कि उसमें तो कोई कायद-ए-आज़म भी हो तो वो भी नहीं पूरा उतरते, और इवन उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं पूरा उतरा। तो उसमें आप बताएं कि ये केस जो है जाएगा किस तरफ अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिससे रिलीफ मिलता है मियां नवाज शरीफ को या बाकी जो सियासतदान हैं उनको, तो इलेक्शन कैसा देख रहे हैं फिर? जवेद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आर्टिकल 62 और 63 जो है ये ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर मौजूद थे और उस वक़्त सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर आपकी क्वालिफ़िकेशन थी और 4 ही के ऊपर आपकी डिसक्वालिफ़िकेशन थी। एक क्वालिफ़िकेशन ये थी कि आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। दूसरी क्वालिफ़िकेशन ये थी कि अगर आप असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और अगर सेनेट का लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। और तीसरा उसके अंदर ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर जो रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप है वो आपने मनसूख ना करवाई हो या आप पाकिस्तान के जो है वो शहरी रह रहे हो। ये बुनियादी तौर पे 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसी तरह जो डिसक्वालिफिकेशन है, चूँकि वो भी को रिलेट है कि आप अनसाउंड ना हो, आप अनसाउंड माइंड ना हो, उसके बाद ये है कि आपका डिफ़ॉल्ट ना आप कर दें और आपने पाकिस्तान की शहरियत जो है वो ना छोड़ दी हो। तो ये बुनियादी तौर पे 4-5 चीज़ें ऐसी थी जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। इसके अंदर पहली दफ़ा जो अमेंडमेंट आई जिसका आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिक्र हुआ, वो 1985 के अंदर जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने 8वीं तरमीम लेके आए। तो उन्होंने इसके अंदर जो था 8 नई चीज़ें जो है वो 62 के अंदर डाल दी और उसके बाद इसी तरह 14 नई चीज़ें जो है वो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली। और उन्हीं 4 जो डाली गई हैं उसी में आपका सादिक और अमीन भी है, राइटियस है, सेजिस है, उसके बाद ये है कि गुड करैक्टर जिस पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी आई। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 1985 तक कोई भी शख्स जो था वो आर्टिकल 62 के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। अब उसके बाद 85 से आया तो जो अगला फेज आया ये 99 के ऑन बाद जो है कि जब जनरल मुशर्रफ ने इसके अंदर एक और अमेंडमेंट डाल दी जिसके अंदर ये कहा गया कि जी अब जो ग्रेजुएट्स हैं या बीए पास जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। उसके बाद फिर जो केसेस हैं आपके फेक डिग्रीज के जो हैं या वो सारे स्टार्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट में गए और ये 62(1)(f जो है इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टार्ट हुई। अब उसके बाद जो इसका क्लाइमेक्स था वो आया 2018 के अंदर और 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई 5 मेंबर्स बेंच। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस बेंच को प्रिजाइड किया और इस जजमेंट को जस्टिस बदियाल साहब ने लिखा। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जितनी देर उस शख्स के साथ मौजूद है उतनी देर तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई अदालत उसको सिविलियन साइड के ऊपर जो है वो सजा दे देती है या डिक्लेरेशन कर देती है
तो उसकी जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। अब उसके बाद आया है कि एक और जजमेंट आई जो 2023 के अंदर आई, फैसल वाडा की जजमेंट आई। उसी के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लास्ट थे या जिन्होंने वो लिखा था, उन्होंने अपने ही उस व्यू से डेविएट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो उसे रिपेंटनेस आ जाती है तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसको उसी टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और फिर जो है 2023 के अंदर एक इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई 232 के अंदर, और उन्होंने कहा कि जहां पे कानून के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद नहीं है वहां पे 5 साल की मियाद जब तस्वर की जाएगी। अब डिबेट ये चल रही थी। देखें हाफिज साहब मुझे ज्वाइन किया हसन रजा पाशा साहब ने, मैं उनसे उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर कि एक तरफ तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है जिसमें 5 साल की जो मुद्दत है उसका जिक्र है, और एक तरफ जो है ये आर्टिकल 62(1)(f) और 63 की शिक है, और ये दोनों जो तरमीम हैं ये एक जनरल ज़िया के दौर में हुई और एक जनरल मुशर्रफ के दौर में, कोई किसी जमहूरी दौर में ये तरमीम नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 62(1)(f) है और जो इलेक्शन तरमीम है इलेक्शन एक्ट में, तो अगर इसका कोई आपस में तकाबली जायजा लिया जाए तो मामला कहाँ जाएगा? देखें 62(1)(f) और 63 एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके जरिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया और उस वक्त से ये चले आ रहे हैं। अब 62(1)(f) का अगर वैसे देखा जाए कि क्या उसमें लाइफ टाइम न्यायालय का कोई जिक्र है, बल्कि कहीं भी उसमें न्यायालय का जिक्र का टेन्योर का जिक्र नहीं है कि कितने टेन्योर के लिए न्यायालय हो सकती है। व्हाट टू टॉक अबाउट लाइफ टाइम जो 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 इन मुकदमात में किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इसको और इसका तकाबली जायजा लिया जाए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी अमेंडमेंट का। तो कानून में 232 में ये बात आ गई कि मैक्सिमम न्यायालय जो है वो 5 साल के लिए होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जो चीज आड़े आ रही थी वो 5 मेंबर्स बेंच का जो फैसला था जिसकी सरबराही साकब निसार साहब ने की, उसका जो फैसला था वो ये था कि उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन करते हुए लाइफ टाइम न्यायालय करार दी, जो कि हम ये समझते हैं, कई दोस्तों का ये सुनने में आया कि जी कि वो कहते हैं जी जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी ये खत्म नहीं हो सकती। तो उनसे हमेशा मैंने इस बात पे डिफर किया कि आइन में तरमीम तब होती अगर 62(1)(f) में न्यायालय का मुद्दत का तयन किया हुआ होता, क्योंकि तयन कोई नहीं है लिहाजा आइन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। और यही बेटर कोर्स था जो कि 7 मेंबर्स बेंच जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने बनाया और आज इसकी हेयरिंग हुई और उसमें तमाम कौम को पता चला कि ये एक वन मैन शो था कि ज़ियाउल हक ने इसको अपने मामलात को चलाने के लिए, अपने ब्लू आइड पर्सन को जो है वो वॉक ओवर देने के लिए ये बनाई। जिसका दिल करा सादक और अमीन करार दिया, जिसको दिल चाह उसको उठा के बाहर फेंक दिया। बहरहाल आज ये फैसला हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। एक दरमियान में एक और भी मौका आया जब जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि ये आइन से बाहर निकाल देते हैं, हम मिल के इस पे करते हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया था और बाद में ये जो तारीखी हकीकत है वो ये है कि यही आर्टिकल उन्हीं के सर पड़े 62(1)(f) जो है वो उनके सर पड़ा और आज वो भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि जमहूरी कुव्वतों को ऐसी तमाम तरमीम जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने की या जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया, इनको फिर रिविजिट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो असल ढांचा है 73 के आइन का उसको सही सूरत में बहाल कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल 4 तारीख को फैसला आना है, देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। लग तो रहता रहा है कि पॉजिटिव ही है। ठीक है, मियां दाऊद साहब आप फरमाइएगा सर कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये डिक्टेटर की सारी तरमीम है, किसी ने 4 को 8 कर दिया, किसी ने मजीद जो है वो चेंज कर दिया, किसी ने BA की शर्त जो है वो रख दी। तो जैसे हसन रजा पाशा साहब फरमा रहे हैं कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें ऐसी तरमीम जो है वो ख़त्म करनी चाहिए कि जिसमें जो एक डिक्टेटर ने
अपने वन मैन शो के लिए, अपने मफादात के लिए ये बनाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसे वैलिडेट भी करवाया। और जैसे साकिब निसार साहब का जिक्र हुआ कि उन्होंने भी जो है वो तयन नहीं है कहीं पे कि लाइफ टाइम हो, लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन की और लाइफ टाइम कर दिया। तो आप फरमाइएगा क्या ऐसी तरमीम जो है ख़त्म होनी चाहिए जो आइन से मुतसादम भी हैं और जो सियासी निज़ाम को जो है नुकसान पहुँचा रही हैं? मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ और हसन रजा पाशा साहब ने जो अपना तज्जिया पेश किया है, मैं उससे 100% इत्तफाक करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा 7 रुकनी लार्जर बेंच है उससे ये मुतालबा करूंगा कि जो काम माजी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान गलत तरीके से करते रहे, उनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो ऐसी तमाम आईनी तरामीम का जायजा ले लें जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है, जैसे कि 62(1)(f) और इस तरह की वो तमाम तरामीम जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इस आइन में शामिल की गई और उसको बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो माजी के जज साहबान थे उन्होंने जस्टिस मुनीर की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए उनको अंडोज किया। और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी और जमहूरी कुव्वतें हैं बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के, उन सबको ये चाहिए कि वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच है उनसे ये तकाजा करें कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो तरामीम आइन के अंदर शामिल की गई हैं उनको खत्म किया जाए और अपनी नलायकी और नाकामी भी तस्लीम करें। जैसे कि पाशा साहब ने निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मुतालबा किया कि आप इन शिक्कों को खत्म कर दें, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हर मर्तबा जो है वो 100 प्याज और 100 जूते खाने की आदी है, वो हर मर्तबा आमराना इकदाम को सपोर्ट करती है, आमराना तरामीम को सपोर्ट करती है, और फिर जब मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर उन्हीं आमराना इकदाम की वजह से मलबा गिरता है तो फिर इनको जो है वो जमहूरियत याद आती है, लेकिन वक्त के ऊपर जमहूरियत जो है वो याद नहीं आती। ये बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसके लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन तमाम आईनी तरमीम का जायजा ले और ले सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकती, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की और लग रहा है सर के हासिल है। जैसे सर समाअत सामने आ रही है और जैसे इकदाम सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले, कोई ऐसा चीज सामने आएगी आपके? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश यही करने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी तमाम आईनी तरामीम का जायजा ले सकती है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। जैसे कि आप 62(1)(f) की एक सादा सी मिसाल ले लें कि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो मुझे सियासत करने का भी हक देता है, पार्टी बनाने का भी हक देता है, वोट करने का भी हक देता है, लेकिन 62(1)(f) में जो एक गलत तशरीह करके आइन के अंदर तहरीफ की हमारे मौजूद जज साहबान ने, उसके जरिए उन्होंने ताहयात मेरे सियासत के ऊपर पाबंदी कर दी, मेरे बुनियादी आईनी हकूक को सलब कर लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज साहबान जो है वो ये नहीं कर सकते कि जहां आइन ने एक लफ्ज एक मुद्दत का तयन नहीं किया तो वहां पर वो मुद्दत का तयन कर दे। अब देखें ना, बतौर कानूनी एक नुक्ता मियां साहब, सिर्फ एक नुक्ता जो है वो हाफिज साहब मैं आपको शामिल करना चाह रहा हूँ कि किसी के किरदार का तयन कैसे होगा कि एक आपके किसी आइन में या कानून में वक्त का तयन है ही नहीं, ये बहस चल रही है अभी, हमारे जो माहिरीन है वो बात कर रहे हैं, तो आप जो है वो उसका तयन करके और आप उसको लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें, कैसे तयन किया जा सकता है? देखें, चीज़ ये है कि मैं जहाँ से बात मैंने की थी मैं उससे पे आगे लेके चलूँगा। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी जो पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आता है और उसके बाद एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर जजमेंट दी जाती हैं जिसके फार रीचिंग जो है वो आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब अगर आप ये जजमेंट आप देखें जो 2018 वाली जजमेंट है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि लाइफ टाइम डिक्लेरेशन जो है जितनी देर तक वो डिक्लेरेशन मौजूद है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है और 18th अमेंडमेंट के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई।
एक ऐड ये कर दिया गया कि जब इन्होंने 62 और 63 को वहाँ पे दोबारा डिस्कस किया गया, तो वो जो मॉरल टर्पिट्यूड है जिसकी ये डेफिनेशंस के अंदर आते हैं कि आपका गुड करेक्टर है या आपने कोई डिक्लेरेशन दिया है या आपने कोई एफिडेविट दिया है और उसके अंदर है, तो वहाँ के ऊपर जाके एच जो है 63(1)H वहाँ के ऊपर 5 साल की मियाद कर दी गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने 18th अमेंडमेंट के अंदर वो मियाद का जिक्र कर दिया गया था और 2010 के अंदर ये आ गई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये एक देखना चाहिए था कि अगर 18वीं तरमीम के अंदर 5 साल रेट्रिएट पार्लियामेंट ने कर दिया है तो हमें इसकी जो एक्सटेंशन है उस पर नहीं जाना चाहिए। और जो अब उन्होंने नहीं किया, फिर आप आगे उसके अंदर देख लें कि वही जज साहबान जो है, जब एक और केस आता है, कामा वाला केस आता है, ख्वाजा आसिफ वाला केस जो आता है, तो एक पहले कामे वाले केस के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और जब ख्वाजा आसिफ वाला या उस्मान डार वाला केस आता है तो उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन और आती है। वही केस जो है समीउल्लाह बलोच का आए तो आपकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और वही केस फासिल वाडा का आए कि उसने भी अपना जो सिटीजनशिप थी वो जब उसने एफिडेविट दिया वो ठीक नहीं था, और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जी आप चूंकि रिपेंट कर रहे हैं या आप उस पर रिमोर्स कीजिए तो आपको जो है इसी टाइम के लिए कर दिए। तो ये वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि इलेक्शन का ऑनगोइंग प्रोसेस है और चीफ जस्टिस ने 7 मेंबर्स बेंच बनाए इसलिए कि वो जो एक कंफ्यूजन थी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की पिटीशंस भी हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जावेद भाई 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज का एक प्रिस्क्राइब टाइम है और हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस है। अब दोनों चीजें अगर टाइमलाइन या कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर हो और उससे ज्यादा अगर ओवर एंड अबव करके चीज जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि जो उन्होंने एक ऐसी इंटरप्रिटेशन की थी जिसको पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल्स लोगों ने और पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनका सब्जेक्ट है, वो ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन गई है। एक ही चीज ऐसी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नलिफाई किया जा सकता है कि नहीं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है आज 7 मेंबर्स बेंच बैठा है, और जो 4 तारीख को इसका फैसला, मेरा ख्याल है यूनानिमस फैसला ये आएगा कि 232 भी ठीक है और 62(1)F जो है वो परमानेंट डिक्लेरेशन नहीं है और 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए इन व्यू ऑफ 63(1)G एंड H। बिल्कुल ठीक है। जैसे आज एक काजी फैसल साहब ने भी कहा कि वो जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी तरफ देखते हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो आर्टिकल 62(1)F की जो समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 63 की भी उसमें आ रहा है जिक्र, तो एक तरफ तो इलेक्शन एक्ट है जिसमें 5 साल की मुद्दत है, और दूसरी तरफ जैसे हम मेरे पैनल ने कहा कि वन मैन शो कि जिसकी मर्ज़ी हो वो बिल्कुल किसी को तो हयात नहल कर दे, किसी केस में जो है वो उसको रिलीफ मिल जाए किसी को, और किसी को उसी केस में जो है वो सज़ा सुना दी जाए। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इस समाअत के दौरान ये भी फरमाया है कि वो किसी डिक्टेटर के तरफ नहीं जाएंगे बल्कि वो पार्लियामेंट को स्पिरिट समझते हैं, और जो पार्लियामेंट जो है जो कानून शादी करती है उसको अहमियत देते हैं। पाशा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। ये जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं चीफ साहब के, और ये 7 रुकनी जो बेंच है, क्योंकि पहले साकिब निसार साहब का 5 रुकनी बेंच था और उसने ये सारा मामला उठाया था और सारा सजा जजा का मामला हुआ। अब 7 रुकनी बेंच जो है जैसे ये तरमीम है, क्या उन तरमीम को उड़ा सकता है या इन जो तरमीम थी उनको ख़त्म कर सकता है, और जो रिलीफ है मियाँ साहब को या बाकी सियासतदानों को उनको मिल सकता है? देखें, ये जो पिटीशंस हैं ये ज़रा सेपरेट नोयत की हैं। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बुनियादी हकूक के खिलाफ है, तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। जैसा कि अभी वो हाफिज साहब फरमा रहे थे कि आर्टिकल 17 एक तरफ तो इजाजत देता है कि वो अपनी तमाम तर जो पॉलिटिकल सरगर्मियां है, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, बाकी तमाम मामला चला सकता है। दूसरी तरफ उसकी रुकावट के लिए 62(1)F और 63 है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। यकीनन इनमें से या तो फिर आर्टिकल 17 को उड़ा दे, अगर वो नहीं है बुनियादी हकूक के मुतल्लक है, वो यकीनन नहीं उड़ाया जा सकता। ये बुनियादी इंसानी हकूक की सवाल है। तो दूसरी जो 62(1)F है और 63 है उनको भी रिविजिट किया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है।
ठीक है, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो है कि आईनी अमेंडमेंट आए, लेकिन जब इन दोनों शिकों का जो आर्टिकल्स हैं इनका जो नजूल हुआ है वो एक डिक्टेटर ने किया और थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि पार्लिमान ने तो उसका कोई नहीं था, अलबत्ता उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया कि जी कि ये तरमीम इन्होंने ठीक की है, और वो उस वक्त से अभी चली आ रही है और मुख्तलिफ अदवार में उसका कभी यूज किया गया और कभी मिस यूज किया गया। बहरहाल दूसरी तरफ जो पार्लिमान ने एक्ट में तरमीम की है 5 साल की, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देखें तो उसमें भी एक वक्त था कि सब ये कहते थे कि आइन में तरमीम जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वैलिडेट करार दे दिया, सिर्फ एक शिक उसकी निकाली जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका खत्म किया। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि किस तरीके से हम मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, आइन का जो मामलात उनको चला सकते हैं। तो ये इस वक्त इंतहाई अहम नाजुक मोड़ पे उन्होंने ये केस को टेक अप किया है। यकीनन ये सारे इसके जो क्रॉस सीक्वेंसेस हैं फॉर एंड अगेंस्ट वो कंसिडर करेंगे और डिटेल जजमेंट में वो लेकर आएंगे। तो हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वंस फॉर ऑल इस मसले को सेटल डाउन कर देगी। ठीक है मियां दाऊद साहब, मुझे बताइएगा सर कि फैसला जो भी आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच है, 7 रुकनी बेंच है और सरबराही जो है वो चीज़ सब खुद कर रहे हैं, फैसला जो भी आता है, तो इस फैसले का असर जो है आप क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन पर? इसका बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे आने वाले इलेक्शन पर, तो होंगे ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर बहुत ज्यादा इसके असरात जो है वो मुरतब होंगे। क्योंकि बलोच साहब, अगर हम आज की समात का जायजा लें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब के रिमार्क्स, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स, जस्टिस मंदोखेल साहब के रिमार्क्स और बाकी जजेस के रिमार्क्स का आप जायजा लें और इन जजेस के माजी के फैसलों का और इनकी तकारीर का जो इन्होंने मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर वकला तंजीमों के साथ की, उस पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए अगर हम जायजा लें तो ये बेंच जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का दाई बेंच है। ये बेंच ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जमहूरियत जो है वो आगे बढ़े। उस जमहूरियत के नतीजे में चाहे कोई भी सियासी जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार पर आए, लेकिन वो सियासी जमात जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करे उसको अहमियत दी जानी चाहिए, उसको अवाम की आवाज जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए। इसलिए इसका जो भी फैसला आएगा, ये सबकी तवक्को है कि वो एक ऐसा फैसला आएगा जिससे पाकिस्तान का इलेक्शन, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती जो है वो आगे बढ़ेगी, ना कि उसके अंदर किसी इस तरह की रुकावट पैदा होगी जैसे कि माजी में वन मैन शो करते हुए जो है वो फैसले आते रहे। जैसे कि हाफिज साहब ने बहुत बुनियादी किस्म की निशानदेही की कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा मसला ये रहा है कि जब फरीक का केस आता था तो फैसला और हो जाता था, जब फरीक बी का फैसला आता था, केस आता था तो फैसला और हो जाता था। इसी वजह से आज मैं, हाफिज साहब, पाशा साहब और पाकिस्तान के अवाम जो है वो तफरीक का शिकार है कि हम किस फैसले को सही तस्लीम करें और किस फैसले को जो है वो गलत तस्लीम करें। ख्वाजा आसद साहब वाला केस आया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हो गया। फैसल वावडा साहब के जर्नैलों का बच्चा था, एस्टेब्लिशमेंट का हमनवा था, हमप्याला था, तो एस्टेब्लिशमेंट के हामी सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जजेस ने फैसल वावडा के हक में फैसला दे दिया। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो एक दूसरी साइड के ऊपर उस वक्त खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ फैसला दे दिया। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा लार्जर बेंच के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अवाम की नजरें हैं और पूरे पाकिस्तान के अवाम तवक्को करते हैं इस बेंच से कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा फैसला देगा जो बुनियादी आईनी हकूक का तहफ्फुज करेगा, ना कि बुनियादी आईनी हकूक से मुतसादम होगा। ऐसी तशरीह करेगा, ऐसी तशरीह नहीं करेगा जिससे इनके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ का तासुर जो है वो निकलता हो। बिल्कुल। मियां साहब, मुझे वक्त दीजिएगा। हाफिज साहब, एक और बड़ी अहम बात इस सुप्रीम कोर्ट में जो अभी रवायत शुरू हुई है कि आपका जो अहम केसेस हैं उसको बराह रास्त नशियात किया जाता है, पब्लिक देखे अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस में, जहाँ भी हो, पूरी दुनिया देखे कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में हो क्या रहा है, समात क्या हो रही है। पहले तो ये था कि
चीफ जस्टिस साहब जो है वो लार्जर बेंच नहीं बनाते थे, फुल कोर्ट नहीं बनाते थे। तो अब इसके बरस जो है वो आज ये पूरी कौम देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं, क्या दलाइल सामने आ रहे हैं और केस कहाँ जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये फैसलों पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज होता है कि आप एक लाइव बैठे हुए हैं, बराह रास्त आपको लोग देख रहे हैं और जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि बराह रास्त नशियात जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही हैं, तो कैसे देखते हैं इसको, क्या इसके असरात क्या होंगे? जावेद भाई, एक तो ये है कि दुनिया के अंदर जो लाइव स्ट्रीमिंग है या कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स का दिखाना है वो 97-98 के अंदर चल रहा है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो अपनी प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स है वो दिखाते हैं, और वो उनकी सुप्रीम कोर्ट्स भी होती हैं, उनकी काउंटी कोर्ट्स भी होती हैं और उनकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी आती हैं। पहली दफ़ा इस चीज़ का स्टेप्स जो है वो प्रॉपर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब जज थे, उन्होंने अपने रेफरेंस के अंदर कहा कि जी इसको लाइव दिखाया जाए ताकि पब्लिक देखे। इसके 3-4 फायदे हैं। नंबर 1 फायदा ये है कि जो आप देख रहे होते हैं उसके अंदर मिस रिपोर्टिंग की गुंजाइश कोई नहीं है, ऐसे ही है। नंबर 2 ये है कि जो जजेस कमेंट्स पास कर रहे होते हैं वो भी कॉशियस होते हैं कि हमें पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं। नंबर 3 उसके अंदर ये आता है कि आपकी फेयर रिपोर्टिंग आती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से कर रहे हैं। मैं वहां पे बैठा था, आप उसको लाइव देख रहे थे। अब हम दरमियान में जो एक बंदा रिपोर्टिंग करके निकलता है और वो टिकर्स आता है, वो उससे निकल गए। और चौथी चीज जो है, आज हम एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, हम खबरों पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमारे पास स्टिकर्स आते या आपके पास एक रिपोर्टर्स की टीम आती तो फिर हमने उन खबरों पे बात करनी। आज हम एनालिसिस पे बात कर रहे हैं। और आखिरी जो इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दुनिया को भी नजर आ रहा होता है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो फेयर चल रही है या किस तरह चल रही। आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर पहली दफा 3 चीजें हुई। नंबर 1 ये हुआ कि आपके मुल्क के अंदर जो 4 साल से फुल कोर्ट नहीं बना था, पाकिस्तान के लोगों ने फुल कोर्ट देखा। आपने वहां पे ये देखा कि आपको पहले दिन पता चल गया कि आपका चीफ जस्टिस जो है वो पावर सेंटर्ड नहीं है, वो पावर शेयर करना चाहता है। और वो सारी बार एसोसिएशन जो लोग ऐसे थे जो कहते थे लेजिस्लेशन हो सकती है, आपने वो देख लिया। फिर दूसरा उसके अंदर आपने देखा कि प्रोसीडिंग्स कंक्लूजन की तरफ जाती है। जो पिछला केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, वो भी 3-4 हेयरिंग्स में खत्म हुआ। आज भी आपने देखे कि जजेस का माइंड आया, लॉयर्स की तरफ से आए, आपने देखा, हमने देखा। अब 4 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा, और फैसला क्या आएगा वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह आएगा। कल को जो अखबारों के अंदर रिपोर्टिंग आनी है उससे जो एक सेंसेशनल चीजें आती हैं वो उस चीज का खात्मा होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो जब ये कमेटी बैठती है और बेंच बना के ये फैसला करती है, और इससे एक एजुकेशन भी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जो इस रिपोर्टिंग के अंदर है, उन्हें एक फर्स्ट हैंड मिलता है कौन लॉयर किस तरह आर्गुमेंट कर रहा है, जजेस के ऑब्जर्वेशन का। जिस तरह मियां साहब ने कहा कि फलां जज ने ये कहा, फलां जज ने ये कहा, फलां जज ने ये कहा। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स को शो करती है। और दूसरा, आपकी प्रोसीडिंग्स के अंदर क्रेडिबिलिटी आती है, वर्थ आती है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का लेवल क्या है, कि क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट प्रो डेमोक्रेसी है, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन को, उसके ऊपर एक्यूमेन उस चीज का है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी प्रोसीडिंग्स को या किसी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती हैं। और उसके अंदर जो है, जो दुनिया ने आज से तकरीबन 25-26 साल किया, हमने इसको, अभी हम इसको और बेंचेस में भी लेके जाना चाहिए। अभी ये तीसरा केस था, इससे पहले वो भुट्टो साहब वाला जो रेफरेंस था उसकी भी एक हेयरिंग आपने देखी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके अंदर आना चाहिए, फिर हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर लोअर कोर्ट भी कर सकती है, लोअर कोर्ट कर सकती है। नहीं, देखने कि आप आज ये है कि ऑडियो या वीडियो के जरिए अगर आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह कि एज ए लॉयर जो है मैं अपनी जगह बैठ के करूं, जज अपनी जगह बैठ के फैसला करे और जो विटनेस है वो अपने घर बैठ के दे। तो टेक्नोलॉजी फायदा देती है। दूसरा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सारी इस चीज के अंदर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जब आपने प्रोसीडिंग्स देखी तो उसका एक और इंपैक्ट भी आया है, और वो ये आया है कि अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है उसको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर लेके जाना चाहता है तो पाकिस्तान के और भी जो बड़े इदारे हैं
उनके अंदर भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर ये आना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका एक इंपैक्ट जो है वो अच्छा पड़ता है। और आज भी आप देख लें कि जब आपने ये सारा दिन प्रोसीडिंग तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे जब स्टार्ट हुई है, तो एक व्यू पॉइंट आया, व्यू पॉइंट के ऊपर जज साहब का एक ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद 4 को आपका आएगा और आपके सामने एक शॉर्ट ऑर्डर आएगा। और दूसरा मैं ये समझता ये हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर्स जो हैं वो डिटेल ऑर्डर्स जो हैं उनको भी जल्दी कर देना चाहिए। अभी आप देखें कि हमारा एक कितना इंपॉर्टेंट केस है मिलिट्री कोर्ट्स का, जिसके अंदर आपका पूरा सिस्टम जो था वो लॉ की लेजिस्लेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। वो जो 23 अक्टूबर वो डिटेल रीजनिंग नहीं आई। तो इससे भी होता यह है कि वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें अगर टाइमली कर दिए जाएं तो उसका एडवांटेज जो है वो ज्यादा आता है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो ज्यादा आती है। और इस चीज का क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस को देना चाहिए और उस कमेटी को देना चाहिए जो इन चीजों का लाइव प्रोसीडिंग्स के अंदर इन चीज को इंश्योर करती है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जो हम ब्रेक के बाद आएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट को सियासत में धकेलने की कोशिश की गई। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हम सियासत में नहीं आएंगे। बड़ा अहम केस था, उस केस का भी हवाला आपको बताएंगे और अपने पैनलिस्ट से जो है वो बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो था क्या और ये क्यों कहना पड़ा चीफ साहब को कि हम सियासत में नहीं आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइए कि एक तो बात हुई सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख्याल करे अपने फैसलों में कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो पार्लियामेंट बनी इसीलिए है कि कानून साजी करे, और अगर उस कानून साजी को उड़ा दिया जाए तो फिर हालात क्या पैदा होते हैं। और फिर दूसरी बात जो सामने आ रही है कि जैसे चीफ साहब ने फरमाया कि जो फैसले पहले हो गए और जो वन मैन शो चलता रहा सारा कुछ। एक तो बताइएगा कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है, कानून साजी जो एक पार्लियामेंट करती है, उसका असर जो है उसको अगर उसका कानून साजी कलअदम करार दे दी जाती है तो फिर मामला कहाँ पे जाएगा कि एक तरफ तो पार्लियामेंट बैठी है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है, अच्छा या बुरा है, किस नियत से करती है, लेकिन जब ये कानून साजी उड़ाई जाती है तो फिर ऐसे फैसले फिर कैसे आएंगे सर? देखिए, बात ये है कि 3 पिलर्स हैं, अदलिया, मुकर्रना और इंतजामिया। हर एक का आइन में डिफरेंशिएट कर दिया गया कि क्या रोल है। पार्लियामान का रोल है कानून साजी करना, अदलिया का रोल है उसकी इंटरप्रिटेशन करना और इंतजामिया का रोल है उस पर अमल दरामद करना। तो सारे अपने अपना जो पैरामीटर्स हैं, अपने अपने जो रोल्स हैं, उनके तहत उन्होंने फंक्शनल होना है और किसी की डोमेन में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कई कवानीन ऐसे पार्लियामान ने बनाए हैं जो कि अपैरेंटली नजर आता है कि इनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और वो देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो वापस पार्लियामान को भेज दी हैं रिविजिट करने के लिए। भेजे जा सकते हैं विद ऑब्जर्वेशन कि आप इसको चेक कर लें, फला फला चीज जो है इसमें आइन के खिलाफ है। तो ये चीजें, इसको किसी को ये नहीं सब, पार्लियामान को भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन दे के मामला हमारे पास भेजा है तो उसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको फिर रिविजिट करना चाहिए और आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए, मौके देने चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि बहरहाल पार्लियामान का जो असल काम है वो यही है कि कानून साजी करे, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला दिया और उसमें जो पार्लियामान की उस सुपरमेसी को एंडोर्स किया कि कानून साजी उसका हक है, मैं समझता हूं कि ये बड़े अरसे बाद एक ऐसी जजमेंट आई जिस पे पार्लियामान के हक के कानून साजी को तस्लीम किया गया। बाकी जो देखिए उसको अब सस्पेंड किया गया था, स्टे दे दिया गया था, हमने भी एतराज किया कि ये अभी प्रोसेस में था, उसको स्टे नहीं होना चाहिए था, उसको नोटिफाई तो होने देते, उसको देखते कि क्या है उसमें बुरी चीज। एक एक शिक जो है उसकी आर्गूमेंट्स हुए, देखा, वकला ने देखा, अदलिया ने देखा, उस पर बहस व तमीज हुई और उसके बाद वो समझे कि ये वाकई बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है तो उसको एंडोर्स कर दिया। तो ये चीजें जो हैं कम अज कम इदारों में एक दूसरे में बर्दाश्त जरूर होना चाहिए, एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो और दूसरी बड़ी बात कि किसी की डोमेन में दखल अंदाजी ना हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है।
इससे मुल्क का जो जो सारा स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहता है और ये सिलसिला इस तरह आगे चला है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन होती है, जो कोई चीज़ें गलत होती है तो उसको वापस भेज के जो है उसे ठीक करा जा सकता है, तो पार्लियामेंट का क्या किरदार होना चाहिए सर आपके ख्याल में, कि पार्लियामेंट जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे, आवाम को देखे, या अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए जो है अपने कानून साजी कर ले? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाती मफादात को देखते हुए पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे। ना ही पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी एक शख्स के लिए, एक फर्द के लिए, एक जमात के लिए, एक ग्रोह के लिए किसी किस्म की कोई कानून साजी करे। पार्लियामेंट का काम ऐसी कानून साजी करना है जो अवाम के मफाद में हो और जिससे आइन में दिए गए बुनियादी हकूक जो है वो मुतासर ना होते हों। मैं आपसे थोड़ा वक्त लेके ख्वाजा साहब ने से आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन पूछा था कि इसके क्या फायदे हैं, ख्वाजा साहब एक बात जो है उस ख्वाजा साहब की गुफ्तगू में मैं ऐड करना चाह रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग से पाकिस्तान में, जी हाफिज एहसान साहब के लाइव स्ट्रीमिंग से एक और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पहले जब जजेस को किसी भी मुकदमे की समाअत से कबल या बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जाता था या स्कैंडलाइज किया जाता था, जैसे कि आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स के ऊपर जो है वो उनको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक भी फौरी तौर के ऊपर जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग की सारी प्रोसीडिंग देखती है और वो प्रोसीडिंग चेक करने के बाद देखती है कि अब वो जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है वो दुरुस्त है या लाइव स्ट्रीमिंग में या कोर्ट प्रोसीडिंग की जो असल अदालती कार्रवाई हुई है वो जो है वो बेहतर है। तो मैं ये समझता हूं कि लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं उनका रास्ता भी जो है वो बंद हुआ है। अब आवाम जो है वो अपने किसी मुकदमे के बारे में, किसी भी मॉडर्न मुकदमे के बारे में वो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जाते हैं और जाके इस चीजों को देख लेते हैं। इसलिए ये ख्वाजा साहब की बात, हाफिज साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से शफाफ करना चाहिए। तमाम अदारों को जो है वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वाला प्रोसेस, टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और इससे फायदे लेने चाहिए, ताकि ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। जब आप सच्चाई दिखा देंगे तो झूठ जो है वो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगा और यही आज हुआ। आज सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बेबुनियाद किस्म की जो है वो कैंपेन चल रही है, लेकिन जब भी पाकिस्तानी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जाकर वो अदालती कार्रवाई देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो नाहली का केस था उसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई और बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए। हमारे पैनलिस्ट ने तजिया किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज ये समाअत हुई उसका असर क्या पड़ सकता है, उसके फैसला आने के बाद जो है आम इंतखाबात पर असर क्या पड़ सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हसन रज़ा पाशा साहब का, वो उन्होंने हमारा साथ दिया, मियाँ दाऊद साहब का और हाफिज साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।